नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते समाज का एक बड़ा हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी बेहतर सहायता के लिए। हमारा उद्देश्य है कि किसी भी तरह की कानूनी अड़चन के दौरान आपके साथ हम खड़े हों, आपकी कानूनी सहायता के लिए। और इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन इस लीगल हेल्पलाइन के जरिए आपकी कानूनी समस्याओं के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता के साथ मौजूद है। जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, नंबर पर फोन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे कि रोज हम एक नए विषय के साथ हम आते हैं ताकि आपकी कानून संबंधी जानकारी को मजबूत कर सके, वैसा ही विषय डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा को लेकर आज आपके सामने आए। जब भी हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो पहला इंप्रेशन, पहला ख्याल जो होता है वो यही कि हो ना हो ये किसी महिला के साथ किया गया अत्याचार होगा। वो शारीरिक, मानसिक या वित्तीय किसी भी तौर पर हो सकता है। सच है भी कि समाज में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा एक कोड की तरह लगातार बना हुआ है, लेकिन एक सच ये भी है कि समाज में पुरुषों के प्रति अत्याचार की दर भी तकरीबन इतनी ही है जितनी की महिलाओं के प्रति। लेकिन इस बारे में पुरुषों के संरक्षण को लेकर कोई कानून है या नहीं, और अगर है तो उसकी जानकारी सामान्य तौर पर शायद ही किसी की हो। आज पुरुषों के इन्हीं अधिकारों के बारे में हम बात करेंगे। और आज स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, खुद अधिवक्ता हैं मिस्टर दिव्य दर्शन शर्मा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि सर, जब डोमेस्टिक वायलेंस की बात आती है तो महिलाओं के अधिकारों के बारे में हम अक्सर बात करते हैं। 498A का प्रावधान साफ तौर पर लिखा भी गया है, आईपीसी में मेंशन किया भी गया है, लेकिन क्या पुरुषों के लिए भी ऐसा कोई अधिकार कानून देता है कि अगर ऐसी ही कोई मदद की दरकार पुरुषों को होती है? क्योंकि एक सर्वे हम लोगों ने देखा है, सर्वे आया भी इस चीज़ में कि तकरीबन 40% केस ऐसे होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के जिनमें कि पुरुषों को ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो पीड़ित होता है वो पुरुष होता है। ज़्यादातर ये देखा गया है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही एक सोसाइटी में किसी परिवार को चलाने के लिए अभिन्न अंग हैं जी। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी घटनाओं के बाद लेजिस्लेचर को ये महसूस हुआ कि स्पेशल एक कानून, एक प्रोविजन होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं पर अत्याचार का एक लेवल था, एक टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। तो 498A जो डील करता था, इन केस अगर आप डाउरी डिमांड करते हैं और टॉर्चर करते हैं, उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस जो कि महिलाओं के लिए, इसके अलावा जो कानून में अन्य प्रावधान है वो भी हमारा, अगर हम पूरा देखें आज के सिस्टम में तो कहीं ना कहीं कानून टिल्ट होता दिखता है हमें महिलाओं के लिए जी। लेकिन जो ये कानून बनाए गए थे उसका आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं इससे जो एक बहुत बड़ा वर्ग है हमारे समाज में, पुरुष वर्ग जो हस्बैंड है, वो कहीं ना कहीं इसका जो मिसयूज का शिकार हुआ है जी। अगर मैं 498 की बात कहूँ, 498A में दर्ज कराएगी मैक्सिमम कंप्लेंट कभी कभी परिवारों के आपसी झगड़ों को बढ़ाने का काम करती हैं, और बहुत सारी कंप्लेंट्स जब लॉन्च करा दी जाती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो महिला है, जो वाइफ है, उसकी फैमिली का बहुत बड़ा एक रोल होता है जी। और उस रोल में एक प्रोवोकेशन होती है जी। और फॉल्स एलिगेशन साथ में डाउरी डिमांड के एलिगेशन लगा करके वो कंप्लेंट लॉन्च कराई जाती है जी। अब तक जो 498A में होता था, कंप्लेंट लॉन्च हुई जी, अरेस्ट की तलवार पूरे घर पर लटकती थी, ना केवल पति पर बल्कि सास, अनमैरिड उनकी जो सिस्टर इन लॉ है, अनमैरिड ब्रदर इन लॉ, सब पर तलवार लटकती थी। लेकिन अब रिसेंटली इसमें एक अमेंडमेंट आया कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद में कि जो भी अरेस्ट होनी है, क्योंकि 498A के कंप्लेंट के बाद मैटर वुमेन सेल में जाता है, वहां पर एक 6 महीने की इसकी म्याद होती है। इन बिटवीन या तो वो रिकंसाइल करते हैं, मैटर को शॉर्ट आउट कर लेते हैं आपस में, अदरवाइज वो एफआईआर के लिए रिकमेंड कर दिया जाता है। लेकिन उस एफआईआर के हो जाने के बाद भी, क्योंकि ये एक
नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, लेकिन इसमें जो गिरफ्तारियां होती थी वो काफ़ी हद तक मोटिवेटेड होती थी, एक मैलिफाइड इंटेंशन के तहत नाम लिखाए जाते थे। लेकिन अब ऐसी कोई भी गिरफ्तारी विदाउट प्रायर परमिशन, जैसे अगर आप दिल्ली की बात करें तो डीसीपी की परमिशन चाहिए, हायर ऑफिसर्स की परमिशन चाहिए, आईओ डायरेक्ट जाकर के वो गिरफ्तारी नहीं कर सकता। ठीक है सर, ये बदलाव हुआ, बेहतर हुआ, क्योंकि एक बड़ी मानसिक परेशानी से पूरा परिवार गुजरता था अगर ऐसी कोई चीजें होती थी। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान या फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद तथ्य ये सामने आता है कि जो भी डोमेस्टिक वायलेंस की या डाउरी एक्ट के तहत जो शिकायत दर्ज कराई गई थी वो शिकायत का कोई आधार नहीं है, वो शिकायत गलत है, झूठी है, तो उसके बाद जो पीड़ित बचता है वो पुरुष बन जाता है पीड़ित, तो उसके पास फिर क्या अधिकार रहते हैं कि इतना जो उसने दिक्कत झेली है, इतने एलिगेशंस झेले हैं, मेंटल बॉदरेशन झेली है, तो उसके फिर उसका कोई उपचार रहता है उस चीज के लिए? यहाँ दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। पहला तो हमारे पास रेमेडी क्या है, अगर कोई हमें लगता है कि हम पीड़ित हैं और हमारे अगेंस्ट कोई फॉल्स कंप्लेंट रजिस्टर कराई गई जी, तो उस हस्बैंड के लिए राइट है कि वो क्रूएल्टी, क्योंकि इट्स अमाउंट टू ए क्रूएल्टी जी, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13(1)(a) में ये डील होता है जी। उसमें ये है कि वो डिवोर्स का अपने आप में एक बेहतर ग्राउंड होती है जी, क्योंकि क्रूएल्टी को डिफाइन किया गया है दो तरह से, मेंटल क्रूएल्टी और फिजिकल क्रूएल्टी जी। तो ये एक मेंटल क्रूएल्टी की श्रेणी में आता है, और ये बहुत बढ़िया ग्राउंड होता है कि अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट किसी वाइफ ने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कराई है और वो साबित हो गई है, तो वो एक आधार होता है, उस आधार को लेकर के डिवोर्स की एक जो पिटीशन वो फाइल होती है और डिवोर्स के लिए वो बेस्ट एक ग्राउंड बनता है जी। इसके अलावा भी जी, अगर आप बात करें, क्योंकि जब एक पूरे समाज में हम एक रहते हैं तो एक स्टिग्मा लग जाता है कि हम लोगों के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल कंप्लेंट हुई और वो चाहे फॉल्स ही या व्हाटएवर जो भी थी, लेकिन जब हम लोग उससे बरी होते हैं जी, तो हम उसमें डेफेमेशन का एक केस जी, जो सेक्शन 499 आईपीसी और 500 आईपीसी में हम लोग डाल सकते हैं। साथ ही पैरेलल एक रेमेडी हमारे लिए सिविल कोर्ट में भी है कि विद कंपनसेशन जो हमारे लिए जो हमारे जो इमेज का जो एक सोशल हमारी स्टेटस का लॉस हुआ है, वो हम पैरेलली सिविल कोर्ट में भी उसके अगेंस्ट हम डेफेमेशन फाइल कर सकते हैं जी। ठीक है सर, एक चीज ये भी सामने आती है कि क्रूएल्टी अगर अगेंस्ट वुमेन है तो स्पेसिफाइड और डिफाइंड लॉज बने हुए हैं, लेकिन क्रूएल्टी अगेंस्ट मैन अगर होती है घर में अगर पति को परेशान किया जाता है, तो अक्सर ये देखा गया कि ना सिर्फ पत्नी के द्वारा बल्कि पत्नी के जो रिलेटिव्स होते हैं, घर वाले होते हैं, उनकी तरफ से कई दफा थ्रेटन किया जाता है हस्बैंड को। तो उस बारे में कोई चीजें डिफाइन नहीं की गई हैं, हम सिर्फ जजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हैं आज भी कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया हो या फिर हाई कोर्ट का कोई जजमेंट आया हो, सिर्फ उस चीज के ऊपर डिपेंड रहा जाता है। तो क्या जरूरत नहीं है कि वो पुरुषों के लिए भी ऐसा कोई लॉ बनाया जाए? आनंद जी, ये जो परिकल्पना थी लेजिस्लेचर की, ये कानून इसीलिए बनाए गए क्योंकि एक थोड़ा सा कंपेटिवली एक सेक्शन जो है वुमेन्स का मानते हैं कि हल्का सा एक वीकर सेक्शन है, उनको समाज में संबल और एक प्रोटेक्शन देना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका मिसयूज हुआ। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसका 100% मिसयूज हो रहा, लेकिन 10-20-30% का एक रेशो आपके सर्वे में भी आया होगा और भी आपने देखा होगा, समाज में आप भी देखते हैं कि मिसयूज हुआ है। और मैं जैसा कि पहले बोल रहा था कि इसमें मिसयूज में मैक्सिमम काफी हद तक प्रोवोकेशन जो होती है वो फैमिली मेंबर्स के जो आपके वाइफ की तरफ से जो उनके पेरेंट्स हैं या उनके रिलेटिव्स हैं वो प्रोवोकेशन करते हैं। किसी भी मैटर में अगर ये पाया जाता है कि कोई फॉल्स एलिगेशन है या फाइनली जब जजमेंट आती है और ये पाया जाता है कि मैलिफाइड इंटेंशन से केस फाइल किया गया था, तो वो पहला रेमेडी जो और केसों में किसी भी फॉल्स केस को डालने के बाद अगर आप बरी होते तो जो उस समय रेमेडी है वो आपके पास रेमेडी होती है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, आज की डेट में बहुत बड़ी एक ज़रूरत है कि वुमेन्स और मेंस के जो राइट हैं उनको पैरेलली एक बैलेंस उनमें स्थापित किया जाए। आज की डेट में मैंने पहले भी कहा कि काफी हद तक हमारा जो कानून है वो टिल्ट करता है इन द फेवर ऑफ वुमेन। जी, ठीक बात है सर। डोमेस्टिक वायलेंस के जब जिक्र सामने आता है, अगर वो पुरुष के खिलाफ है या महिला के खिलाफ है, किसी भी चीज में, तो बजाय इसके कि डायरेक्ट कार्रवाई हो, कि हालांकि प्रॉपर डिफाइंड हमारे पास लॉ है महिलाओं के लिए लेकिन पुरुषों के लिए लॉ नहीं है, तो क्या इसका एक सब्स्टिट्यूट ये भी हो सकता है कि अगर वो केस अदालत में जाता है तो अदालत की तरफ से ही पहले एक कमेटी बना दी जाए, कमेटी का संगठन कर दिया जाए जो कि लीगल रूप से कम ऑब्जर्व करे पहले कि दिक्कत किसके साथ हुई, पुरुष के साथ हुई या महिला के साथ हुई। अगर शिकायत महिला की तरफ से दर्ज कराई गई है तो कहीं वो गलत तो नहीं, बजाय इसके कि पहले आप कार्रवाई करें। मैं इस विषय में कहना चाहूंगा क्योंकि जो भी कानून बनाने का काम होता है वो दो हिस्सों में है। लेजिस्लेचर एक कानून को बनाता है जी, और कोर्ट
उस कानून का इंटरप्रिटेशन करता है और प्लस जो डिपार्टमेंट है उसका इम्प्लीमेंटेशन कराती है जी। तो कानून बनाना, उसकी इंटरप्रिटेशन करना और उसके बाद में उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, ये तीन एक कानून को अलग-अलग समाज में लाने के तरीके हैं। तो जहां तक कोर्ट का है, कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी कानून को खुद बना सके जी। ये लेजिस्लेचर की पावर है। ठीक है। लेकिन समय समय पर सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, हमारी जो अपेक्स कोर्ट है उनसे इस तरह की गाइडलाइंस आती रहती हैं। और 498 एक में जैसे मैं अभी बोल रहा था कि पहले जो अरेस्ट का प्रोविजन था, क्योंकि वो एक गैर जमानती अपराध है, एकदम से उसमें सीधे अरेस्ट हुआ करती थी। आज की डेट में विदाउट प्रायर परमिशन जो कंसर्न ऑफिसर है, जो आयु से ऊपर आपका जो हायर ऑफिसर है, उससे पहले परमिशन लेनी पड़ती है। और अब वो टाइम नहीं रहा। पहले मैंने कहा कि एक लड़की जो घर में है, जो ननद है, वो भी अनमैरिड है और माइनर है, वो भी पार्टी है। हमने कोर्ट में बहुत चक्कर लगा देखा है। माइनर एक देवर है, अनमैरिड है। हाँ। वो लोग, उनका पूरी लाइफ एक्सपायर हो जाती थी। उससे पहले अब जो 6 महीने का जो पीरियड है, जो आपको वुमेन सेल में मिलता है, वो इसीलिए मिलता है कि आप इन बिटवीन अगर कोई मैटर शॉर्ट आउट होता है तो वो कर ले। ठीक है। इस वक्त सर हिमाचल से लक्ष्मण हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं अब तक। लक्ष्मण, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। हेलो जी लक्ष्मण। हाँ जी जी लक्ष्मण, अपनी बात आप रखिए। कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हेलो सर, नमस्कार जी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। लक्ष्मण, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, अपनी बात आप रख सकते हैं। हाँ जी सर, मुझे एक सवाल था सर जी। जी जी, मेरे फादर जो थे ऑन ड्यूटी पे डेथ हो गई थी सर जी। तो सर मैंने फिर ड्यूटी के लिए अप्लाई किया था जी। हाँ जी। तो सर फिर जो है मैंने 2011 में डेथ हुई थी फादर की, मैंने 12 में अप्लाई किया था सर जी। सर फिर वो हाईकोर्ट में केस भी है। तो सर 2012 से लेकर आज तक वो हाईकोर्ट में केस नहीं हुआ सर, मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है लक्ष्मण, जो ऐसे केसेस होते हैं उसमें हमारे लिए सबसे जरूरी जो होता है आपके केस के डायरेक्शन समझना, केस के बारे में जानना। बहरहाल आपकी बातों से ये भी स्पेसिफाइड नहीं कि आपके जो फादर साहब थे, जो आपके वालिद साहब थे, वो किस डिपार्टमेंट में काम करते थे, किस पोस्ट पे काम करते थे, किस ग्रेड के लिए काम करते थे, जो आपने केस डाला है उसके डायरेक्शन क्या है। तो बेहतर आपके हमारे लिए यही होगा कि जो आपके केस से संबंधित डॉक्यूमेंट है, जो आप बता रहे हैं कि 2012 से जो केस चल रहा है लगातार, उसके केसेस की एक कॉपी, उसके कागजात की कॉपी आप हम तक भेज दीजिए। एड्रेस हमारा लगातार नीचे फ्लैश हो रहा है, आपको दोहरा देता हूं मैं। A9 सेक्टर 68 नोएडा, पिन कोड हमारा है 201309। इस पर आप अपना जो सारे कागजात हैं वो भेज दीजिए, ताकि हम लोग पहले समझ लें कि आपके केस में अब तक हुआ क्या है और केस में आगे संभावना क्या है। तब हम बेहतर स्थिति में होंगे आपको कोई भी सहायता देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए। सर, हम ये भी देखते हैं कि अगर हस्बैंड और वाइफ हैं, अगर हस्बैंड किसी एडल्ट्री में संलिप्त पाए जाते हैं, व्यभिचार में संलिप्त पाए जाते हैं, तो वाइफ के पास सीधा अधिकार है उनको सू करने का। लेकिन वहीं अगर चीजें अगर उल्टी हो जाती हैं, अगर वाइफ एडल्ट्री में संलिप्त पाई जाती है, व्यभिचार में संलिप्त पाई जाती है, तो हस्बैंड के पास सीधा कोई कानूनी अधिकार बचता नहीं है। इसमें जी मैं कहना चाहूंगा कि अगर वाइफ एडल्ट्री में है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, एडल्ट्री में है, एडल्ट्री अपने आप में एक सफिशिएंट ग्राउंड है जी डिवोर्स के लिए। अगेन मैं बोलना चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा आपको यहाँ पे, वापस मैं लौटूंगा इस चीज के ऊपर। इस वक्त बिहार से नीरज हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। नीरज, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। हेलो जी नीरज। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार। हेलो नीरज, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, अपनी बात आप रख सकते हैं। सर देखिए, बहुत गरीब आदमी है, गरीब परिवार से है। देखिए मेरा जगह जमीन पर बड़ी कब्जा किए हुए है और देखिए डीएम में यहाँ गए और कृषि प्रशासन। नीरज, आपकी आवाज हालांकि साफ नहीं आ पा रही है। आपका नंबर हम तक पहुंच चुका है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की टीम आपको कॉल करेगी। आपकी बात सुनकर, जहां तक मुझे समझ में आया, कोई जमीन के कब्जे का आपका मामला है, पूरी बात आपकी सुनी जाएगी। उसके बाद आपको बेहतर कानूनी सहायता हमारी तरफ से दी जाएगी। दिव्य दर्शन जी, आप कुछ कह रहे थे इस मामले में? अभी एक प्रश्न आया कि अगर वाइफ एडल्ट्री में है जी और अगर हस्बैंड एडल्ट्री में है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे जी। अगर वाइफ एडल्ट्री में है तो हस्बैंड के पास एक ही रेमेडी है, वो ये है कि वो उस ग्राउंड पर, एडल्ट्री के ग्राउंड पर, वो डिवोर्स सीख कर सकता है जी। और अगर ये प्रूव होता है जी, तो डिवोर्स के साथ साथ फिर वो वाइफ को कंपनसेशन देने में या जो मेंटेनेंस देने के लिए भी बाध्य नहीं होगा जी। क्योंकि जो भी हमारे प्रोविजन, हमारे प्रावधानों में है, जो एडल्ट्रस है, यानी जो जिसके साथ वाइफ एडल्ट्री में है, जो पैरामोर है, उसके अगेंस्ट एक्शन है,
जी। और ये भी एक अनफॉर्चुनेट पार्टी कहूंगा कि इसमें वाइफ या उस लेडी के अगेंस्ट कोई ऐसा प्रोविजन स्पेसिफिक नहीं है, एक्सेप्ट कि वो एडल्ट्री में अगर है तो हस्बैंड उस ग्राउंड पर उससे डिवोर्स दे सकता है। ठीक है, इस वक्त परविंदर जम्मू कश्मीर से हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। परविंदर, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। परविंदर, अब तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हाँ जी सर, जी परविंदर, अपनी बात रखिए, आप कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? सर अभी जितना से ऑलरेडी नौकरी उधर कर रहे हैं लड़के 46, सर मैं भी जॉब करना चाहता हूँ। मेरे को अभी तक मैंने कोई केस नहीं किया, मेरा फाइनल लिस्ट में नाम है, तो मेरे को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिला उसका। मैं आपकी पूरी बात परविंदर समझ नहीं पाया, अपनी बात जरा दोहराइए आप एक बार। हाँ जी सर, मैं SSC के माध्यम से 2013 में GD कांस्टेबल भर्ती में हुआ था फिट जी। हाँ, तो सर उसी भर्ती के दौरान मैं फिट हो गया था। जब मेरा नॉमिनेशन हुआ तो उन्होंने मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया, और जब मैं गया अंदर तो उन्होंने बोला कि आपका जो इसमें OBC एक सर्टिफिकेट लगा हुआ है वो सेंट्रल लेवल पे है नहीं है जी। तो 46 एक काम कीजिए, एक मेल के द्वारा या फिर एक प्लेन पेपर पर अपनी पूरी चीजें लिख कर आप हम तक भेज दीजिए, ताकि सिलसिलेवार तरीके से आपके पूरे केस को एक बार समझ लें। और जो सर्टिफिकेट की आप बात कर रहे हैं वो सारी चीजें, हर एक सिचुएशन पहले आप हम तक पहुंचा दिए, उसके बाद हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे कि फोन पर आपकी पूरी बात समझने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं हम लोग, तो बेहतर होगा कि अपनी चीजें आप मेल के द्वारा या फिर कुरियर के द्वारा आप तक भेज दीजिए, तो बेहतर स्थिति में हम लोग पहुंच पाएंगे कि आपकी बात को ढंग से हम लोग समझ पाएं। सर साथ ही साथ हम ये भी बात करते हैं कि अगर कॉम्पनसेशन की बात आती है, तो अगर हस्बैंड की तरफ से कोई केस किया जाता है, अगर मान लिया वाइफ जो है एडल्ट्री में ही संलिप्त पाई जाती हैं, तो क्या उस वक्त डाइवोर्स के साथ साथ, जैसे कि वाइफ के पास ऑप्शन रहता है कि अगर वो फाइल करती हैं डाइवोर्स के लिए तो कॉम्पनसेशन के लिए साथ साथ वो अप्लाई करती हैं, तो वैसा ही कुछ अधिकार हस्बैंड के पास भी रहता है क्या? जहां तक प्रश्न है, सेक्शन 125 CRPC ये भी डील करता है आपका मेंटेनेंस के लिए जी। सेक्शन 24 ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस, सेक्शन 24 भी डील करता है मेंटेनेंस के लिए जी। इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है कि अगर एक नॉर्मल कोर्स में हम लोग कोई सूट फाइल करते हैं तो उसमें ये राइट है कि वो वाइफ जो कोई काम नहीं कर रही है, आय कोई जरिया नहीं है जी, वो अपना एक मेंटेनेंस क्लेम करती है, तो एंटर मेंटेनेंस ड्यूरिंग दी पेंडेंसी भी मिलता है। और सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट में ड्यूरिंग दी पेंडेंसी ऑफ द केस वो मेंटेनेंस मिलता रहता है जी। सेक्शन 125 CRPC जी। भी इसमें ही डील करता है, उसमें वाइफ अपना मेंटेनेंस सीख कर सकती है। लेकिन इन केस अगर हस्बैंड, कुछ केसेस में ऐसा देखा गया, अगर हस्बैंड अनएम्प्लॉयड है जी, तो वो भी कुछ केसों में मैंने जैसे अभी कहा देखा गया है मेंटेनेंस सीख कर सकता है। दरअसल वही जो हम अभी बात कर रहे थे कि हम सिर्फ जजमेंट्स के ऊपर रिलाई करते हैं अगर पुरुषों की बात आती है। सर एक सोशल चीज़ भी आपसे समझना चाहूँगा, जैसे कि पुरुषों को एकदम मैस्कुलिन बोला जाता है, बहुत मजबूत समझा जाता है, कई तरह के शब्द कहे भी जाते हैं कि भाई मर्द को दर्द नहीं होता, ऐसी चीज़ें, तो क्या एक सोशल जो ये ऑरा बना हुआ है ये भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है कि पुरुषों के प्रति जो अत्याचार होते हैं वो कभी खुलकर सामने नहीं आ पाते हैं? ये बड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। जैसा मैं पहले कह रहा था, जो कानून बनाने की जरूरत पड़ी, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस था, स्पेसिफिक कानून बनाया गया, उसमें मैक्सिमम राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया, वो सारे राइट्स जो थे वो एक वुमेन के लिए थे। इसके अलावा जब हम देखते हैं 498A जी, वो सारे राइट प्रोटेक्ट करता है जो सेफगार्ड करते हैं वाइफ को जी। इसके अलावा जो भी हम कानून देखते हैं ज्यादातर वो फेवर में जाता है वाइफ के लिए। तो लेजिस्लेचर का या एक समाज में जो एक मेल का जो ऑरा है, हस्बैंड का जो ऑरा है, वो यही माना गया कि वो ज्यादा मजबूत है जी, और वो सशक्त है। हमेशा वाइफ को माना गया कि वो कमजोर है जी। इसलिए जो भी कानून बना वो कहीं ना कहीं टिल्ट हुआ वुमेन के लिए। ठीक है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में मैं मानता हूं कि काफी हद तक उसमें परिवर्तन की बहुत अमूलचूल जरूरत है। जी ठीक है। इस वक्त बनारस से पतन अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। अग्रवाल जी स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? आप बात कर रहे हैं उसी पर हम लोग साल भर से मेरा पूरा परिवार बहुत दुखी है, परेशान है जी। हमारी बहू ने हमारे ऊपर 498A का पहले केस किया, वो जुरिस्डिक्शन में कैंसिल हो गया।
उन्होंने अपने प्रभाव से उसको कैंसिल नहीं होने दिया। वो अभी भी 4 महीना होने वाला हो गया 22 तारीख को, वो अभी भी लोअर कोर्ट में ऐसे का ऐसे ही है। और उन्होंने हाई कोर्ट में उसको अपील की है और उसके साथ में उन्होंने अब डोमेस्टिक वायलेंस का दूसरा केस कर दिया है पूरे परिवार के जी। और हम लोग इतना परेशान है जबकि कुछ ऐसा हुआ नहीं है सर जी। हम लोग क्या करें? मैंने अपने पेपर आपके पास भेजे भी हैं शायद तपन अग्रवाल के नाम से। ठीक है मैम, आपके पेपर हम तक पहुंच चुके हैं और उस बारे में चीजें विश्वास आप रखें कि बहुत जल्द आप तक हमारी तरफ से सहायता जरूर पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक कॉल करने के। इस वक्त दिल्ली से परीक्षित हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। परीक्षित, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार परीक्षित जी। डीडी शर्मा जी को नमस्कार, दिव्यदर्शन शर्मा जी को भी नमस्कार जी। मुझे पूछना था कि जो हमारा ये सेक्शन 498 है और 125 सीआरपीसी जो इतना सहायता औरतों की याद कर रहा है आजकल, इसमें बहुत सारे आजकल मिसयूजेस हो रहे हैं और बहुत सारे फर्जी केसेस इस तरीके से आ रहे हैं जो लड़कों को एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो मैं उसमें आप डीडी शर्मा जी से पूछना चाहता हूं कि किस तरीके से उस पर रोकथाम लग सकती है? क्या ऐसा कोई प्रावधान है लीगली कि उनके खिलाफ भी हम कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं एक्सेप्ट 499 डिफेमेशन के अलग? सर देखिए हमारे पास में मैं अपने पहले तो मित्र को धन्यवाद भी करना चाहूँगा और नमस्कार भी। जो भी केसेस हमारे होते हैं हमारे पास में ना केवल मैट्रिमोनियल केसेस या कहीं पर भी हमारे अगेंस्ट कोई भी केसेस मेलाफाइड इंटेंशन से हमारे अगेंस्ट डाला जा सकता है। तो इट्स ए मैटर ऑफ ट्रायल कि वो एलिगेशन जो हमारे ऊपर लगाए गए हैं क्या वो आधार के साथ हैं या निराधार हैं। ये आफ्टर लीडिंग द एविडेंस जब केस का पूरा एक जजमेंट आता तभी ये चीज क्लियर हो पाती है कि भाई वो आधार के साथ था, सही था, या वो निराधार था, गलत था, या मेलाफाइड इंटेंशन के साथ में था। सेम कंडीशन हमारे साथ चाहे हम 498 में गवर्न कर रहे हो या हम कोई डिवोर्स की किसी पिटीशन को फेस कर रहे हो। ये मैटर ऑफ टाइम है, जब तक एविडेंस नहीं हो जाता हम ये नहीं कह सकते कि ये अगेंस्ट है हमारे सिर्फ मेलाफाइड इंटेंशन से था। अगर हमारे फेवर में वो जजमेंट आता है तो हमारे पास 2 रेमेडी बचती हैं। सिविल में जैसा कि मैंने अभी बताया था कि आप अगर सूट फाइल करते हो कंपनसेशन के लिए भी उसमें आपके पास में ऑप्शन है, लेकिन क्रिमिनल में अगर आप जाते हो क्योंकि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है वो जी। और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए भी आप रेमेडी आप ले सकते हो और साथ में डेफेमेशन के लिए भी। मैंने स्पेशली डेफेमेशन को इसलिए बताया था कि जो 498 इसमें 499 और 500 ये आपका 500 सेक्शन 500 आईपीसी, ये दोनों आपके डेफेमेशन में वो करते हैं। लेकिन कोई भी मैलिशियस प्रोसिक्यूशन अपने आप में आपके लिए एक बेहतर ग्राउंड है उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए जिसने भी आपके अगेंस्ट वो केस फाइल किया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया परीक्षित आपका हम तो जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्यदर्शन जी आपका भी इस शो में आने के लिए, बेहतर चीजें सामने रखने के लिए और दर्शकों की समस्याओं में बेहतर सहायता करने के लिए। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि जो भी लोग अंडर प्रिविलेज हैं, यानी कि जिनकी पहुंच न्याय तक सही तरीके से नहीं है, उनके साथ हम लोग खड़े हैं उनको न्याय के दरवाजे तक ले जाने के लिए और सही न्याय उन तक पहुंचाने के लिए। नमस्कार।